ने आ जाइए, दिखाइए बेटा क्या थे क्वेश्चन। एक कॉपी दे दो जरा मेरे को, एक कोई भी एक। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था मैंने, ए बी सी डी रैशनल नंबर है सच दैट ए प्लस बी रूट टू इक्वल टू, वॉइस कम आ रही है क्या? हेलो, अब आ गई। ऐसा दिया था ए बी सी डी क्या थे, रैशनल नंबर्स, फाइंड ए माइनस सी होल स्क्वायर, ये था ना क्वेश्चन। एक और नोट कर लेता हूं, ए और बी की सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है सच दैट रूट थ्री ए प्लस सेवन इक्वल टू रूट थ्री प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। एक और नोट कर लेते हैं क्वेश्चन यार, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई रूट टू इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस रूट सिक्स टाइम्स, है ना। एक्स वाई क्या है, रैशनल नंबर से। पकड़ना बेटा, चलिए भाई करते हैं वन बाई वन। अच्छा, जब एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के इक्वल होता है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब रैशनल पार्ट रैशनल के इक्वल होना चाहिए और इरेशनल पार्ट इरेशनल पार्ट। अच्छा, एक बात नोटिस करना यार, दोनों साइड में सेम टाइप की सर्ट है। जैसे यहाँ पर रूट टू वाला टर्म है तो यहाँ पर भी ऐसा मत बोलना यहाँ रूट टू हो यहाँ रूट थ्री हो, तुम बोल दो बी इक्वल टू डी, तब गलत है। दोनों सेम टाइप की सर्ट होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसको इधर ले आओ, a माइनस सी प्लस बी माइनस डी रूट टू, सारे टर्म इधर ले आए, राइट साइड में क्या बचा, जीरो। जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो इंटू रूट टू, चलेगा बच्चों। तो इसका मतलब इसका जो रैशनल पार्ट है ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। और रूट टू का कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो है तो इसको भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो जब कंपेयर करेंगे हम तो ए माइनस सी की वैल्यू भी जीरो और बी माइनस डी दोनों की वैल्यू जीरो, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कितने लोगों ने सेम आंसर निकाल लिया था? वेरी गुड। एक ही बात है यार, बस बात कान ऐसे पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ लो, यही काम, यही किया तुमने, कंपेयर ही किया होगा, और कोई तरीका है ही नहीं इसमें, एक ही तो तरीका है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। इसको बेटा इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। भाई ये ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है, तो यार यहाँ पर तो रूट वाला कोई टर्म है नहीं, तो ये वाला टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। भाई ये इसके इक्वल कब होगा ये सोचो, जब रैशनल वाला रैशनल के इक्वल हो और इरेशनल वाला पार्ट इरेशनल वाले पार्ट के इक्वल हो। तो यार यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या, बी रूट टू, यहाँ पर क्या सी रूट टू, ये इसके इक्वल कब होगा, जब बी और डी इक्वल हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो ए इक्वल टू सी हो गया यहाँ से और बी इक्वल टू डी, यानी ए माइनस सी की वैल्यू भी जीरो, बी माइनस डी की वैल्यू भी जीरो। पुट कर देंगे, आंसर क्या आ गया, जीरो। बोलो यार, क्या बात समझ में आ गई? सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है भाई, तो इसमें भी वही करना है। तो पहले ऐसा करते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना सभी को, आज लिखा भी देंगे, आज लिखा देंगे। रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस बी स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री बी, है ना, यही पढ़ते थे हम लोग। अब एक काम करो, रूट थ्री वाले टर्म कितने दिख रहे हैं पिक्चर में, दो दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि सारे टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, बी स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सेवन प्लस टू रूट थ्री बी माइनस रूट थ्री ए। चेक करना, सारे दोनों टर्म को उठाया मैंने और राइट में ले गया तो साइन चेंज कर दिया, देखो एक बार सही है क्या। अब
रूट थ्री वाले टर्म को भूल जाओ, इधर वाली सीन देखो, ये वाला सीन क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4, बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस, अब रूट थ्री वाली फैमिली देखो, अगर मैं यहाँ से रूट थ्री कॉमन ले लूं तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई देगा, 2b माइनस ए। अच्छा, पूरी पिक्चर इधर ले आए तो राइट साइड में क्या बचा, 0। तो 0 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 0 प्लस 0 इंटू रूट थ्री, चलेगा क्या? तो अब ये इरेशनल नंबर है, राइट साइड में 0 है, तो अब ये इसके इक्वल कब, ये 0 कब बनेगा, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। समझ गए ना, इसका ये वाला पार्ट भी 0 हो और ये वाला पार्ट भी 0, कंपेयर कर लिया हमने। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ये वाली वैल्यू 0 एंड 2b माइनस ए, ये भी 0, दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, बिल्कुल सही बोला है, प्लस माइनस 2 भी आएगी और माइनस 2। अच्छा, यहां से ए की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 2b, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 2b। तो ए को जब बी को जब 2 लेंगे तो ए 4 आएगा, और जब बी को माइनस 2 लेंगे तो ए माइनस 4, ठीक है ना। तो देयर फोर ए कॉमा बी क्या क्या आएगा, 4 कॉमा 2 और माइनस 4 कॉमा माइनस, नोट कर लें। बी की वैल्यू 1/1 डालो, बी को एक बार 2 डालो तो a4, बी जब 2 है तो a4 है, जब माइनस 2 डालोगे तो माइनस 4। नोट करो स्पीड से। हो गया बच्चों, कुछ रिपीट करना है क्या मुझे, सबको आया समझ में? चलिए एक पार्ट और है, ये भी बिल्कुल वही था, लेकिन अब इसमें थोड़ी शैतानी की है यार, एक टर्म √2 वाला है और दूसरा टर्म, तो पहले एक काम करो यार, ये वाले टर्म पहले एक साइड लो, ये और ये, है ना, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या करूं मैं, सारे टर्म को उधर स्विच कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म को उठा के मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, राइट साइड में। तो 2x माइनस वाई, इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको भी मैं राइट साइड में ले गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2y टाइम्स √2 प्लस √6 टाइम्स दिस। बोलो बच्चों, सारे टर्म हम एक साइड ले गए। अब पहला फोकस तुम्हारा यहाँ पर होना चाहिए, बताओ ये टर्म कितना बचा, 2x माइनस एक्स एक्स और माइनस वाई मतलब माइनस वाई, बोलो कनेक्टेड हो बच्चों? अच्छा, सेकंड टर्म को एज इट इज कॉपी कर लो यार, थर्ड टर्म भी एज इट इज कॉपी कर लो, यहां तक आओ तुम लोग पहले। आ गए? अब राइट साइड में क्या दिख रहा है तुमको, 0। तो तुम बताओ कि यार ये तो रैशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि √6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। लेकिन ये एक अलग टाइप का इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 वाली फैमिली का, ये √6 वाली फैमिली, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, समझ गए ना। तो ये पूरी पिक्चर 0 सिर्फ एक ही केस में होगी, सिर्फ एक,
क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर है। जीरो कब होगा? जब ये भी जीरो हो, ये वाला टर्म भी जीरो हो और ये वाला टर्म भी जीरो, मतलब सारे कोफिशिएंट अलग अलग जीरो होने चाहिए, तभी ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी जीरो नहीं हो। ये मत सोचना सर ये +5 बन जाए, ये 4 बन जाए और ये 1 बन जाए, अब ऐसा थोड़ी होगा, ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है, समझ गया ना? तो नेसेसरी कंडीशन बच्चों यहाँ पे क्या होगी? चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख लो, 0 + 0 × √2 + 0 × √6, ऐसे समझ लो उसको, ये वाला पार्ट भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, समझ गए ना? तो नेसेसरी कंडीशन बच्चों क्या होगी? पहला टर्म x - 2y की वैल्यू जीरो, ये वाला टर्म भी जीरो, ये भी वही टर्म है, और तीसरा टर्म x - y - 1 = 0, इसको भी जीरो किया, इसको भी जीरो और इसको भी। अच्छा कहोगे सर ये तो एक ही बात है, ये दो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं, एक ही लिख दो आप, समझ गए ना? तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई? 2y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? y + 1, ठीक है? तो एक काम करते हैं यार, x की वैल्यू 2y दे रखी है, तो x की वैल्यू 2y यहाँ पर उठाकर पुट कर देते हैं, तो इसको उठा के इसमें यूज कर लो, तो 2y = y + 1, तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? अच्छा y को अगर मैं 1 बोलता हूँ तो तुम x को कितना बोलोगे? 2, y को 1 डाल दो, आया समझ में? लिख डालो बच्चों, x, y 2, 1, ये सोल्यूशन आएगा। हाँ नंबर अगर इक्वल है तो स्क्वायर बराबर होंगे, लेकिन स्क्वायर बराबर है तो जरूरी नहीं नंबर बराबर हो, उल्टा ट्रू नहीं है। तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। नंबर इक्वल है तो स्क्वायर करे क्यूब करे सारी पावर इक्वल होती है। अच्छा एक एक ही तरह के हमने 3 क्वेश्चन तुमको दिए, तीनों क्वेश्चन डिस्कस की, क्या चीज तुमने नोट की? जब कभी इधर कोई इरेशनल नंबर हो और राइट साइड में जीरो हो तो तुम्हें क्या काम करना है? सारे पार्ट को अलग अलग जीरो कर देना है, खत्म बात, समझ गए ना? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, अब इसको सॉल्व करके निकाल दो इसको भाई, इस पर कोई नया क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना? सीखना ये है, लेकिन तैयार किसके लिए रहना है? नए क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कंपटीशन है। यहाँ पर इन चीजों को सीख कर जो नए क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है वो आगे बढ़ता है। मूव करें बच्चों आगे, और भी कुछ दिया था देना बेटा क्वेश्चन, 3 और दिए थे ना? अच्छा ये तीनों समझ में आए सभी को? कितने लोगों ने तीनों खुद से कर लिए थे जिनके आंसर बिल्कुल सही आए हैं? अच्छा कुछ बच्चों ने तीनों कर लिए थे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y रियल नंबर है सच दैट x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना? हमने पूछा क्या था? 3x - 2y, यही पूछा था क्या? एक और क्वेश्चन दिया था, if x, y belongs to R such that x square plus y square minus 2x plus 4y plus 5 equals to 0, है ना? फाइंड x into y, x into y पूछा था ना? है ना? एक और क्वेश्चन दे दिया था, x और y रियल नंबर हैं सच दैट x square plus 2y square equals to 0, फाइंड x plus y। पकड़ना बेटा, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जिसको हम आगे जब मैथ्स पढ़ रहे होंगे 1-2 महीने बाद, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरह आएंगे, या इनमें से जो जो चीज सिखा रहे हैं एक ही क्वेश्चन 3-3 4-4 कंसेप्ट यूज होंगे,
तो जब ये चीजें सीख लेंगे तो वहां पर हमारी स्पीड बनी रहेगी। वहां पर हमें मेन पॉइंट बस समझना होगा, हम यहाँ कहीं पर नहीं रुकने वाले। चले बच्चों, करें डिस्कस इनको, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले तो एक बात बताते हैं, कल चलते चलते मैंने आपको बताया था रियल नंबर की डेफिनेशन, बताई थी क्या? क्या बताई थी बेटा मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन? सारे नंबर मतलब ये सीधे बोलते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कंपोजिशन होता है दैट इज नोन एज, मतलब नंबर लाइन भी आपने जितने भी नंबर आज तक देखे सुने लिखे पढ़े सारे नंबर कैसे पढ़े? हर नेचुरल नंबर भी रियल नंबर, हर होल नंबर, रैशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, फ्रैक्शन, जो भी कुछ लिखा सब कुछ क्या लिखा? रियल लिखा, सही है ना? अच्छा, एक और पॉइंट मैंने स्टार मार्क डाल के बताया था, रियल नंबर का होल स्क्वायर अगर मैं करूं, है ना, तो अगर नेगेटिव है तो भी स्क्वायर करने पे कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर भी, लेकिन मेरे भाई अगर नंबर में जीरो ही ले लूंगा तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो। तो मुझे यहाँ पर साइन क्या लगाना चाहिए? पक्की बात, रियल नंबर का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक और कंसेप्ट मुझे और बता देना चाहिए था, अब मैं बता भी देता हूँ। इफ cos इक्वल टू जीरो, cos मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, cos मतलब सम ऑफ स्क्वायर। अगर cos जीरो है तो ये तभी जीरो होता है व्हेन ईच ब्रैकेटेड क्वांटिटी इज इंडिविजुअली जीरो, इंप्लाइज, इसको भी नोट कर लें, ईच bracketed quantity is individually zero। अगर sum of squares जीरो के इक्वल होता है, sum of square जीरो तभी होगा जब हर ब्रैकेटेड क्वांटिटी इंडिविजुअली जीरो हो। और अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों। ईच ब्रैकेटेड क्वांटिटी, जैसे ये लिखा ना यार, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। ईच ब्रैकेटेड क्वांटिटी इज इंडिविजुअली जीरो। आप जरा देखो भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, इधर आ जाओ। एक्स और वाई कैसे नंबर है? रियल। अच्छा, रियल नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी नंबर नंबर तो रियल ही रहेगा। अरे बोलो भाई, तो ये रियल नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? जीरो या जीरो से बड़ा? बोलो भाई। अच्छा, बाई भी रियल नंबर, बाई माइनस टू भी कैसा होगा? रियल नंबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी कैसा होगा? जीरो या जीरो से बड़ा। अच्छा, ये क्वांटिटी जीरो है जीरो से बड़ी है, ये भी जीरो है जीरो से बड़ी है, लेकिन दोनों के बीच साइन कौन सा है? पॉजिटिव। दोनों क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को हम, और ऐड करने पे रिजल्ट जीरो आ रहा है, ऐड करने पे रिजल्ट। एक बात बताओ यार, अगर दोनों में से एक भी नंबर पॉजिटिव बन गया, दोनों में से एक भी नंबर पॉजिटिव बन गया, तो जीरो करने के लिए मुझे दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से, तो इन दोनों क्वांटिटीज का सम जीरो क्या एक ही केस में आ सकता है बच्चों? जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। क्या मेरी बात समझ में आई? मैसेज इज क्लियर कि अगर सॉस जीरो है तो जितने भी ब्रैकेट, अगर हम तीन चार नंबर के स्क्वायर और लिख देंगे, तुमको सर लिख दो आप, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। पक्की बात। तो इसका मतलब हो गया मेरे बच्चों कि x माइनस वन को भी मैं जीरो बोलूंगा, एट द सेम टाइम y माइनस टू को भी मैं जीरो बोलूंगा। तो इसका मतलब x कोमा वाई मेरे पास आ गया है 1,2, x कोमा वाई 1,2। तो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन को मैंने e बोल दिया है। मैंने इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे, 3x का मतलब 3, 2 टू द 4, आंसर इज -1। नोट कर लो जल्दी से, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पीछे तक बच्चों बात समझ में आ रही है? बुक करें आगे, चलिए भाई। अब यार ये तुमको उस तरह से एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख कर दे दिया गया है। हमने कहा एक्स भाई रियल नंबर है और जो इसको सेटिस्फाई करते हैं
x इंटू वाई की वैल्यू बताओ। तो तुम्हारा फोकस भाई इस पर होना चाहिए। जो इक्वेशन दे रखे इसको थोड़ा प्यार से देखो यार, इसको थोड़ा प्यार से देखिए आप, कुछ प्यारी प्यारी चीजें दिखाई देंगी। दिख रही हैं क्या? एक्स वाली क्वाड्रेटिक देखना जरा, एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कुछ याद आया? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे थे? एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। सुनना, पहले हमने एक्स वाले टर्म नोट कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैं यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, 9-10 में किया भी होगा, रिपीट करता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट। एक्स का कोफिशिएंट कितना? -2, इसका आधा करो -1 और उसका स्क्वायर कर दो 1, यानी 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हेलो, रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट बच्चों कितना? -2, इसका आधा करो -1 और इसका स्क्वायर यानी 1, तो 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट। तो 1 यहां से ले लेते हैं यार, 1 इसके पास है, +1 कर लिया। बोलो मेरे साथ हो गया तुम लोग? अब बाई वाली फैमिली देखो, बाई वाले दो टर्म तुम्हें दिख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहता हूँ बेटा, तो क्या अभी सर ने बोला था? बाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर यानी कितना? 4। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, आई थिंक आपके फेस के स्माइल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और अपना काम भी बन गया। क्यों यार? ये 5 था, 1 इधर दे दिया, 4। अब राइट साइड बताओ कितना बचा? पक्की बात, ये फॉर्मूला समझ गए किसका स्क्वायर है? x माइनस 1 का स्क्वायर। और भाई साहब ये किसका स्क्वायर है? y प्लस 2 का स्क्वायर। और ये सीन कैसा है? cos इक्वल टू 0, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, और सम ऑफ स्क्वायर 0 तभी होता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। पक्की बात, ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 भी 0, y प्लस 2 की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब x कॉमा y बच्चों क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो देयरफॉर इस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 इंटू -2। नोट कर लो। कुछ रिपीट करना तो बताओ यार, समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ बोलिए। कौन सी बेटा? ये फॉर्मूला होता है ना बेटा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्रिक होता है बेटा। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, है ना? तो जो x है यहाँ पर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तभी तो ये बनेगा ना। ये 2x है, ये 2ab होता है, 2ab है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, या कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। अब बताओ, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो a में क्वाड्रेटिक है ये, तो a का कोफिशिएंट कितना? 2b, इसका आधा करो b और इसका स्क्वायर, यही तो करेंगे, ठीक है? एक्चुअली बेटा देखो, इक्वेशन एक है, इक्वेशन कितनी है? वेरिएबल कितने हैं? है ना? अब एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल तो सॉल्व होता है। जब एक से ज्यादा वेरिएबल दे रखे होते हैं तो ये स्टार्टिंग अप्रोच है कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते। ट्रिक्स बहुत सारी बताई जाएंगी अभी आपको, लेकिन अभी आप न्यू अराइवल है, फ्रेश अराइवल है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, है ना? यहाँ पर जो पहला मेथड जो होगा, जो बिल्कुल बेसिक, भाई परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करें, है ना? लेकिन आगे जब आप जाएंगे, जब मेच्योर हो जाएंगे, 1 महीने हमसे पढ़ लेंगे, तो आप सीधे ऐसे नहीं खड़े होंगे, तन के खड़े होंगे।
स्मार्ट बन जाएंगे, तब और नई ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, आइए भाई, बोलो बच्चों क्या बोलना चाहते हो इस पिक्चर को देखकर। ये भी सर वही है, सम ऑफ स्क्वायर राइट साइड में 0। ऐसा तब होता है जब ये भी 0 हो और यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 हो और 2y² भी 0 हो। बोलो यार सही बोलता हूं क्या मैं? एक्स स्क्वायर 0 तभी होगा जब एक्स की वैल्यू भी 0 हो। अच्छा, 2 × y² 0 के बराबर है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब दोनों में कम से कम एक 0 हो। लेकिन यार ये तो 0 है नहीं मेरे भाई, तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा? y² को 0 होना पड़ेगा। y² 0 तभी होगा जब y भी, पक्की बात, तो x भी 0 y भी 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y? 0। नोट कर लो यार। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार। हो गया सभी का नोट? डिविजिबिलिटी रूल्स पता है आप लोग को? कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है, 3 से कब होता है, दिखा दिया जाए। हो गया नोट? चलो भाई लिख डालो। बात नहीं बेटा, लिखे। A number is divisible by first 2, ऐसे लिखे। कोई नंबर 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या होती है? लास्ट डिजिट इवन हो। लास्ट डिजिट इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8, खत्म। ये लिख दो। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो नंबर 100% 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बच्चे कहते हैं सर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर किसी नंबर की सारी डिजिट्स का हम सम निकाल लें, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। लिख डालो बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। 4 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर कितना भी बड़ा, मैं कुछ भी लिख दूं यार, 5, 4, 3, x, y, z, 9, 8, 2, 4, अभी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। हेलो, अब मुझे चेक करना ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं केवल और केवल इस पर ध्यान दूंगा, केवल इन दो डिजिट पर। अब इन दो डिजिट से बना हुआ नंबर क्या? 24। तो क्या 24 4 से डिविजिबल होता है? यस सर। अब जब ये डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। समझ गया ना? ऐसे जैसे मैं चेक करना चाहूं 5, 4, 9, 8, 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? अबे पहले कैसे बोल दिया नो सर? 3 से बोल रहा हूँ, 3 से, 3 से। तो 3 से का रूल क्या है? सारी डिजिट का टोटल करो पहले। 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 11 9 20 29। तो सारी डिजिट का सम 29 आ रहा। क्या 29 3 से डिविजिबल होता है? इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। समझ गया ना? लिख डालो यार, 4 वाला भी लिख डालो।
ये तो 4 का हो गया। 5 का पूछने की जरूरत है क्या? भाई 5 से 5 की टेबल पढ़ो यार, जितने भी नंबर आएंगे उनके लास्ट में तो 0 आएगा, या फिर यानी लास्ट डिजिट हमें देखनी है, तो 0 या फिर 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अभी तुमने पूछा ही नहीं। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? हाँ, 6 भाई कंपोजिट नंबर है। 6 कैसा नंबर है? 6 हम लोग बोलते हैं 2 3 जा 6। अब अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो 100% वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। पक्की बात है? अच्छा, अगर कोई नंबर 8 पर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो, किस पर चेक करना हो? 8 से। तो मैं चेक करूंगा, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ? मैं हमेशा सच नहीं बोलता हूँ। हेलो, इस बार मैं तुमको चेक कर रहा था। नहीं नहीं, वो तो अलग बात है, वो एक अलग बात है। देखो सुनो, जब 6 की डिविजिबिलिटी रूल की बात की तो बच्चों ने बोला कि सर 6 होता है 2 into 3। तो कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल। ऐसा तुमने बोला, मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन किया कि अगर हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना, ये मेरा डाउट है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 into, अब कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, तो क्या वो 8 से डिविजिबल होगा? क्या प्रॉब्लम आ गई भाई इसमें? को प्राइम नहीं है। 2 और 4 को प्राइम, जबकि 2 और 3 कैसे थे? उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर, तो ये थ्योरी 2 और 3 में चलेगी, लेकिन 2 और 4 में। पक्की बात? लिख डालो यार। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। सही है क्या? आफ्टर दिस किसका आएगा डिविजिबिलिटी रूल? 7 का बहुत रफ होता है। हाँ, 7 का किसको याद है? याद है? बता दे भाई क्या होता है। रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस के नंबर को डबल कर दे, यूनिट प्लेस के नंबर को डबल कर दें और रिमेनिंग डिजिट में से उसको माइनस करें। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है। लिख दो। अभी दे रहे हैं, लिखा रहे हैं, देखो। A number is divisible by 7, a number is divisible by 7 to check, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, to check the number is divisible by 7, to check the number divisible by 7, first multiply the unit place digit by 2. First multiply the unit place digit by 2 and then subtract the product and then subtract the product from the remaining digits. Then subtract the product from the remaining digits. Full stop. Full stop. If the difference is divisible by 7, if the difference is divisible by 7, if the difference is divisible by 7, then the original number is divisible by 7.
लिख लिया बच्चों? अब एक बार रीड कर लो यार, मैंने लिखाया क्या पहले तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक और बात, इन सारे रूल के प्रूफ होते हैं, हर रूल का। 3 का रूल कैसे बना, 7 का रूल कैसे बना, 9 का रूल कैसे बना, 11 का रूल का प्रूफ क्या, कैसे आया ये, हर चीज का प्रूफ होता है। समझ गए ना? ये थोड़ा उसके लिए आपको मैथ्स थोड़ा और डीप लेवल पर समझना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रूफ होंगे जिसमें ओलंपियाड का मैथ्स यूज होगा, तो कुछ कुछ तो मैं बताता रहूंगा, कुछ कुछ कभी कभी बाहर पूछते रहना मेरे से। पहले इसको पढ़ो जरा, मैंने क्या लिखाया कि नंबर को 7 से डिविजिबल होने के लिए अपन क्या काम करेंगे, सबसे लास्ट प्लेस की डिजिट जो दे रखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। फिर वो जो नंबर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बची हुई डिजिट में से। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, है ना? एक एग्जांपल कराते हैं, फील आएगी। गिवन n इक्वल टू 623, है ना? चेक डिविजिबिलिटी बाई 7, चेक डिविजिबिलिटी बाई 7, चेक करना ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, है ना? तो मैंने तुमको क्या रूल अभी याद कराया, हमने कहा कि तुम यूनिट प्लेस की डिजिट देखो पहले, क्या 3 है तो यूनिट प्लेस की डिजिट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बन गया। अब इसको डिलीट करने के बाद अब तुम्हारे पास नंबर कौन सा बच रहा है, 62। तो इस नंबर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करो। नाउ पहले यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लो, और फिर बची हुई जो डिजिट्स है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। 62 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा, 56। क्या 7 इसको डिवाइड करता है, 7 7 8 जा 56 होता है। तो ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है, तो रूल कहता है कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये प्रोसेस करते रहेंगे, एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। नहीं नहीं, नंबर बड़ा हो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नंबर बड़ा है तो पहले 4 डिजिट का है तो पहले 4 से 3 पे लाएंगे, 3 से 2 पे लाएंगे, वो प्रोसेस। इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल अपने पास वैसा नहीं कि एकदम से कोई बड़ा नंबर एकदम से हम काम कर लें, वो 1 बाई 1 छोटा कर करके कर सकते हैं। 4 डिजिट का दें क्वेश्चन, तो समझ गया ना? इसका डिफरेंस देखा, ये 7 से डिविजिबल आ गया, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब इस बच्चे क्वेश्चन है सर, अगर नंबर बड़ा आ जाए 3423, ठीक है ना? चेक डिविजिबिलिटी बाई 7। ये क्वेश्चन है नहीं? सुनो तो जरा, सुन लो यार। वैसे तो यार 7 की टेबल पढ़ने में टाइम ही कितना लगता है, ऐसे ही चेक कर लेंगे यार, क्यों पीछे पड़ रहे हो यार, ठीक है ना? लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भाई साहब यूनिट प्लेस की डिजिट कलर चेंज करके अगर आप देखेंगे तो 3 दिखाई देगी। बोलो भाई। तो पहले मैंने रूल क्या सिखाया बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट 6 आ गया, ये प्रोडक्ट। अब क्या बोला था मैंने, इस डिजिट को डिलीट करके जो बचा हुआ नंबर है उसको पहले नोट कर लो, और उस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखो कौन सा नंबर आता है। 342 माइनस 6 कितना आया भाई, 336। अब आप कह रहे हैं नहीं सर ये भी तो बड़ा नंबर है, ये भी तो बड़ा है सर, इसमें एक बार चेक करो, फिर से यही रूल लगाओ। हेलो, मैं 7 की टेबल नहीं पढ़ना चाहता, मैं 7 की टेबल के 7 10 या 70 बस इतना ही जानता हूँ। समझ गए क्या? तो भाई बच्चों के लिए एक बार फिर से, अब इस नंबर पे वाला काम करते हैं। इस नंबर में यूनिट प्लेस की डिजिट कलर चेंज करके 6 दिख रही है क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 मिलेगा क्या, 6 को डिलीट कर दूं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं। नाउ 33 माइनस 12 कितना होता है भाई, ये तो मुझे पता है, 7 3 21 होता है। बोलो भाई। तो अगर ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये है क्या, इसका दिस माइनस इसका डबल, ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। समझ गए ना? मतलब हम लोग इसको 2 स्टेप में कर लेंगे।
कहने का ये मतलब है। लास्ट डिजिट का डबल कर दें और बची हुई डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करके इसका प्रूफ समझना चाहते हो? ट्राई करें समझाने का, समझोगे तुम लोग? थोड़ा सा डेंजरस है यार, मतलब समझ लेना यार, ना समझ में टेंशन नहीं, तो ओलंपियाड वाली बातें हैं यार, अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं। एक्सप्लेन करें भाई? ये नोट हो गया सभी का? चलो भाई ट्राई करो कि समझ में आ जाए। ओ, ठीक है यार, इसी नंबर को ले लेते हैं 623। रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करें, बची हुई डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करें, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन व्हाई, क्यों, कहां से आया, किसने सोचा, ये थॉट कैसे आ गया, इसका प्रूफ क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये मैं समझना चाहता हूं। तो 623 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 62 इंटू 10 प्लस 3 लिखूं, आई थिंक आपकी फेस की स्माइल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अलाउड है यार, चलता है, क्या कहते हो? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं 62 को ए लेट कर लूं और 3 को बी लेट कर लूं, तो इसका मतलब ये जो नंबर 623 है, तो क्या बच्चों मैं इसको 10a प्लस बी लिख सकता हूं? या 62 को ए बोल दिया, 3 को बी बोल दिया, ये नंबर अब मुझे क्या दिख रहा है? 10a प्लस बी। बोलो भाई, आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन कितने लोग कर चुके हैं इस बैच में ओलंपियाड की? 1, 2, 3। आपको तो समझ में आएगा पक्का 100%, बाकी बच्चों को भी समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। 10a प्लस बी, ठीक है ना, ऐसा बन गया। अब सुनना जरा, अब सुनना, हमें 623 को 10 से डिविजिबल दिखाना था, और 10 से डिविजिबल दिखाने हम क्या कर रहे थे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे और 62 में से 62 मतलब ए, 62 मतलब ए, और इसका डबल मतलब 2b। हम ये कह रहे थे अगर a माइनस 2b 3 से डिविजिबल हो तो ये भी 10 से 7 से डिविजिबल होगा, है ना? तो हमने लेट कर लिया कि इसका डबल मतलब 2b और ये मतलब a, लेट a माइनस 2b इज डिविजिबल बाई 3। बोलो, यही तो हम निकालते हैं यार हर बार। भाई ये नंबर बन गया a, ये नंबर बन गया b, तो a में से 2b सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखो। हेलो, है ना? तो हम यही तो करते हैं ना यार, a माइनस 2b निकालते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल। अब तुम्हें नोट नहीं करना, बस तुम्हें समझ। अच्छा, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका 3 इंटू सम इंटीजर टाइप का होगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2024 टाइप का ही तो होगा। तो 3 इंटू सम इंटीजर टाइप का होगा। a माइनस 2b को मैंने क्या लेट कर लिया बच्चों? 3k क्या है? इंटीजर। k क्या है? इंटीजर। अच्छा, प्रूफ क्या करना है तुमको? ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, 623, ये नंबर भी 7 से डिविजिबल। अच्छा, 623 को हमने ये लिखा है ना 10a प्लस बी, इसकी यही तो वैल्यू है ना 10a प्लस बी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ये प्रूफ करना है। बोलो भाई, मेरे साथ हो गया तुम लोग? अब इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। सुनना जरा, मैं ये जानता हूं कि a माइनस 2b की वैल्यू 3k है, ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हो। a माइनस 2b की वैल्यू, प्रूफ क्या करना है कि 10a प्लस बी 7 से डिविजिबल, 3k नहीं यार, सॉरी यार, a माइनस 2b क्या है? 7 से डिविजिबल है। सारे बोलो यस सर, नालायकों, 7k है ये। कहाँ गलत लिखा है? हाँ, यहाँ गलत लिख दिया ना यार, और 3 वाला कहाँ से आ गया यार? अब सही है, अब सही है, अब सही, अब मामला कूल है। a माइनस 2b 7 से डिविजिबल है तो a माइनस 2b क्या हो जाएगा? 7k। रिपीट कर देता हूँ,
ये मैं जानता हूं कि a माइनस टू बी की वैल्यू 7k है, मुझे प्रूव करना है 10a प्लस बी 7 से डिविजिबल होगा, इसको प्रूव करना है। यानी ये सीन पिक्चर में चाहिए। कौन सा सीन चाहिए? 10a प्लस बी को पिक्चर में लाना पड़ेगा। कैसे लाऊंगा यार? इस इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10a पिक्चर में आने लगेगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 10, इक्वेशन 1 में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से। करो जरा इसमें 10 से मल्टीप्लाई। बोलो पब्लिक मेरे साथ यहां तक है? मैंने प्रूव क्या करना है था कि ये 7 से डिविजिबल होगा। 10 ए पिक्चर में आ चुका है, मुझे पिक्चर में क्या और लाना है? बी। तो एक काम करते हैं यार, बी को इधर भी ऐड कर देते हैं, बी को चलेगा? तो 10a प्लस बी, बी मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, बी को मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, सही है ना? अब 10a प्लस बी का मतलब ये तो ओरिजिनल नंबर बन गया 623, है ना? इस 20b को कहां ले जाओ? राइट साइड। 20b को कहां ले जाओ? तो 10a प्लस बी, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 21b। हेलो? तो 10a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 70k प्लस 21b। 70 भी 7 से डिविजिबल है, 21 भी 7 से डिविजिबल है। अगर मैं 7 इसमें से कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? 10k प्लस 3b। तो यानी ये क्वांटिटी क्या? 7 इंटू सम इंटीजर, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो गया। प्रूफ। बोलो भाई, दी एंड। भाई 7 कॉमन ले लिया ना इससे यार, 7 कॉमन लिया, 7 इंटू 10k प्लस 3b। अब 10k प्लस 3b क्या बनेगा? इंटीजर है, तो 7 इंटू सम इंटीजर, यानी ये क्वांटिटी क्या? 7 इंटू सम इंटीजर, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। तो लिख दो 7 इंटू सम इंटीजर। नोट कर लो जल्दी से। एक्स्ट्रा में अगर कोई बाई चांस प्रूफ पूछ ले तुमसे, पूछता कोई नहीं है यार, 7 का याद ही नहीं होता लोगों को, पूछेगा क्या? प्रूफ क्या पूछेगा? 99% लोगों को तो डिविजिबिलिटी का रूल ही नहीं पता होता है, प्रूफ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना? धीरे धीरे ये सारे प्रूफ जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, कभी हम 3 का बता देंगे कहाँ से प्रूफ आया, कभी 5 को एक साथ बताएंगे, थोड़ा सा यार डाइजेशन खराब हो जाएगा आपका। एक एक करके धीरे धीरे बताते रहेंगे। बेटा a माइनस टू भी ये रहा, a जो प्रोसेस हमने आपको याद कराई थी, इसका डबल करते थे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यही तो निकालते थे। ये हुआ a, ये 2b। ये प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए करवा दिया ये सब तुम्हारे नोट्स अच्छे लगे देखने में, ये लगे कि हाँ भाई बच्चा आईटी गया है, बहुत मेहनत की थी बच्चे ने, सारे प्रूफ भी पढ़े थे। आपकी चॉइस है, मतलब आप समझना चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख लो प्रूफ एक बार, लेकिन कॉपी पे नोट होता तो कम से कम कॉन्फिडेंस रहता, हाँ भाई हम इसका प्रूफ जानते हैं। प्रूफ हमेशा ऑप्शनल होते हैं। आपको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है आप समझिए, नहीं लग रहा तो मत प्रूफ समझिए, केवल रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? a माइनस बी को, हाँ ये इसलिए क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है ना, तो 7 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो 7 इंटू सम इंटीजर टाइप का होगा ना। 7 इंटू 1 हो सकता है, 7 इंटू 5 हो सकता है। नोट कर ले, नोट कर ले, आराम से समझ जाएगा। अभी के हिसाब से वैसे डिफिकल्ट प्रूफ है थोड़ा, इसी को अगर मैं 1 महीने बाद समझाऊंगा तो बड़े आराम से समझ जाओगे। नहीं सारे नहीं करते, सारे थोड़ी ना करते हैं।
हाँ, जिनका कोई डायरेक्ट रोड मैप नहीं मिल पाता उसको कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं तो वैलिड है, कॉन्ट्रडिक्शन वैलिड मेथड है भाई। क्या? हर जितने स्टेट रोड मिल गया कि यार ये ऐसे होता है, ये जो किसी से को रिलेटेड पार्ट इतना पूरा पार्ट इतना सा चेंज किया है, तो करने को तो फिर हम कर सकते हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन लाके दिखाना पड़ेगा। क्या? 7 इंटू सम इंटीजर, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना इसको हमने इंटीजर बोल दिया है, तो 7 का मल्टीपल आ गया ना यार, 7 बार कॉमन दिखे नहीं, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अभी तुम लोग चाहे तो मत देखना प्रूफ, नोट कर लिया बस, नोट रहने देना, 15-20 दिन बाद जब रिवाइज करना तब देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, ना आए तो फिर पूछ लेना मुझसे। आगे बढ़े भाई। तो भाई हम लोग 7 तक पहुंच गए थे, 8 का बताओ जरा। हाँ, लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सॉरी, 9 से क्यों बोल रहा हूँ यार, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने वो अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। चलिए बेटा, 9 का बताओगे यार। सम ऑफ डिजिट, 3 और 9 की फैमिली सेम। सुनो, 3 का रूल क्या था, सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल। 9 का भी सेम रूल है, सारी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल। 4 की फैमिली 8 से मैच करती है। 4 में बोला गया था लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बने वो 4 से डिविजिबल हो। 8 में बोला गया लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने वो 8 से डिविजिबल हो, है ना। तो 9 का क्या रूल था, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। थोड़ा फास्ट लिखो बच्चों, थोड़ा फास्ट। 10 का बताने की जरूरत है क्या, कैसे पहचानोगे। अबे लास्ट डिजिट देख, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, लिख लो यार, नोट्स बना रहे हो तो। चले आगे। अच्छा, अब एक आध क्वेश्चन ऐसा भी दिखाई देगा जिसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आता है, याद है किसी को? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बताइए। और इन दोनों का डिफरेंस, डिविजिबल बाई ऑफ 11। वेरी गुड, ये बोला ना। इस बच्ची ने बोला कि सर कोई आपने बड़ा सा नंबर लिख दिया और मेरे से बोला चेक करके बताओ 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस बच्ची का ये कहना है कि सर ऑड प्लेसेस पर जितनी डिजिट है उसका सम हम अलग कैलकुलेट कर लें, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है, इवन मतलब 2 4 6 8, इनका सम अलग निकाल लें। तो ऑड प्लेसेस पर डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस पर डिजिट का सम, अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होता है। लिख डालो 11 से, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस sum of all digits at even places is divisible by 11। ऑड प्लेसेस पर डिजिट का सम और इवन प्लेस पर डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट में बेटा यहां पर तो ऊपर ऑड लिखा है, यहां पर इवन लिखा है, क्या बोल रहे हैं? मतलब पहला जैसे ये लिखा हो 1 3 5 7 9, अब यार ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5 है, इधर से काउंट कर लो 1 2 3, वो तो प्लेस वही रहेगा ना यार।
अब जैसे मुझे ये नंबर चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं, तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से 1, 5 और 9 ये सब निकाल लिया, माइनस इवन प्लेस मतलब सेकेंड प्लेस और फोर्थ प्लेस 3 + 7, ये चेक करो 9 और 5 कितना हुआ 14, 15, 15 माइनस 10 5, तो ये डिफरेंस 5 है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए भाई थोड़ी प्रैक्टिस करा दें क्या? बढ़े आगे, नोट कर दिया सभी ने? तो बस घर जाने के बाद एक बार रीड कर लेना, जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो रूल याद, अभी प्रूफ की तरफ मत जाना तुम लोग, केवल अभी रूल याद कर लो, प्रूफ तो धीरे धीरे हम सारे समझा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, लेट n इक्वल्स टू 9, 7, 5 x 4, 4 y where x and y are single digit numbers. X and y are single digit numbers. First part, if x equals to 3 and n is divisible by 3, find all possible values of y. पहला पार्ट है ये, है ना? एक पार्ट मैं कराता हूँ, फिर तुम लोग स्टार्ट करना, समझना बच्चों। नंबर देख ही रहे हो तुम लोग, इसमें दो अननोन डिजिट है, कौन कौन सी? x और, पहले पार्ट में हमने कहा अगर x 3 है, x की वैल्यू मैंने आपको दे दी, x दे दिया मैंने 3, और मैं ये चाहता हूं यार ये नंबर किससे डिविजिबल हो? 3 से। ये नंबर किससे डिविजिबल हो? 3 से। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा? हाँ, वेरी गुड। तो अगर मैं इस नंबर की 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो सारी डिजिट्स का जो टोटल आ रहा है, जो सम आ रहा है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। समझते हो क्या? तो एक काम करते हैं यार, x को मैंने 3 पुट कर दिया, सम ऑफ ऑल डिजिट निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ रहा है बच्चों? देखो 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 8 32 प्लस y। बात नहीं, फोकस होके समझने दो बच्चों को। सारी डिजिट का सम, हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, यहाँ पर सबका टोटल लगा दिया, चेक कर लो सही है टोटल, है ना? अब यार हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि ये जो नंबर है ना 3 से डिविजिबल हो, और 3 से अभी अभी रूल हमको याद भी करा दिया गया, 3 से डिविजिबल होने के लिए जो टोटल ये जो सम आ रहा है ये 3 से डिविजिबल। अच्छा, y है क्या? y डिजिट है, y क्या है? y डिजिट है, तो डिजिट कहां से कहां तक हो सकती है? 0, 1, 2, 3 से लेकर, अब यार बताओ कौन कौन सी y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूं जिससे ये टोटल 3 से डिविजिबल हो? मेरे ख्याल से 1, 4, 10 मत बोलो यार, अबे 10 सिंगल डिजिट नंबर थोड़ी है भाई, 0 से 9 तक की तो डिजिट होती है यार। तो बाई की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे वर्क करेंगी? 0, 1, 4, 7, सभी लोग समझ गए, है ना? तो लिख दीजिए y = 1, ये वैल्यू वर्क करेंगी। इसी का सेकेंड पार्ट,
अब की बार मैंने कहा यार x 4 है, x कितना है 4, और फिर कंडीशन चेंज। अब मैं यार ये चाहता हूँ कि ये नंबर 6 से डिविजिबल हो। ये नंबर किससे डिविजिबल हो? 6 का मतलब हमें किस किस से चेक करना पड़ेगा? 2 से भी चेक करना पड़ेगा, और अब दो दो चेक करने हैं यार। तो 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या होती है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, समझ गया क्या? अच्छा, बाई लास्ट डिजिट ही तो है यार, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी सारी डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल हो। समझ गया क्या? तो अब की बार जब x की वैल्यू 3 थी तो सारी डिजिट का सम ये आया था, लेकिन अब की बार x की वैल्यू 1 बढ़ गई है तो सारी डिजिट का सम क्या आ जाएगा? 33 प्लस 5। सारी डिजिट का सम बच्चों क्या यही आएगा? बोलो मेरे साथ हो तुम लोग। एक मिनट, यहां तक आ गए? लेकिन एक मिनट, हेलो, 33 प्लस वाई, ये तो सारी डिजिट का सम आया। हमें चाहिए नंबर 6 से डिविजिबल, यानी 2 से भी हो, और 2 से डिविजिबल होने का मतलब किस पर काम करना पड़ेगा? लास्ट डिजिट पर। तो लास्ट डिजिट बच्चों 22, यही तो लास्ट डिजिट है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट जो हम ले सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवन ही तो लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे तो सारी की सारी डिजिट लेनी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0। बोलो बच्चों, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ अच्छे से? तो इसका मतलब 22 सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं जिससे ये टोटल 3 से डिविजिबल हो जाए? तुम कहोगे तो 33 तो पहले से ही है, या तो भाई 0 ले लो या फिर 6 ले लो, और कोई नहीं। या तो भाई 0, चेक कर लो यार क्या मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, या तो 0 लो या फिर 0 डालोगे तो सम 33 आएगा, 6 डालोगे तो सम 39 आ जाएगा, और लास्ट डिजिट इवन बनी रहेगी। बोलो यार, क्रिस्टल क्लियर? तो यहाँ पर कौन कौन से वाई वर्क करेंगे? 0 और 6। बेटा 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए थी। 6 होता है 2 इंटू 3, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो मैंने क्या लिखाया था, लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए। लास्ट में जो डिजिट है वो या तो 0 हो या फिर 2, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो लास्ट में जो यहाँ पे डिजिट आ रही है वो कौन सी है? y। तो y या तो 0 2 4 6 इन्हीं में से कुछ होगा, है ना? तो भाई यहाँ से हम कोई भी नंबर उठाएंगे तो नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा। सारी डिजिट का सम भी हमें 3 से मतलब डिविजिबल चाहिए। तो अब क्या सम ऑफ डिजिट कितना? 33 प्लस बाई। तो हम चाहते हैं ये टोटल 3 से डिविजिबल हो, तो बाई की कौन सी वैल्यू पुट कर? बाई को 0 भी पुट कर सकते हैं, 33 डिविजिबल होता है। 0 के अलावा 2 पुट कर सकते हैं, नहीं 35 बनेगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 0 पुट कर सकते हैं, और 6, समझ गया ना? 6 पुट करेंगे 39 बनेगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। बोलो भाई, समझ में आया? थर्ड पार्ट, if n is divisible by 8, if n is divisible by 8, find all possible values of y. गुड यार, मतलब क्वेश्चन में लिख नहीं पाया, आंसर पहले आ गया मेरे पास। अब की बार मेरी चॉइस, मेरी डिमांड डिफरेंट है। मैंने कहा यार ये जो नंबर है मैं चाहता हूं ये नंबर 8 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो बच्चों? अब अपने माइंड में रूल जरा रिकॉल करो, क्या याद कराया था 8 वाला? लास्ट 4 में होता है लास्ट 2 डिजिट, 8 में होता है लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट को देखो ध्यान से, थोड़ा प्यार से देखो यार। 4 4 बाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 4 4। तो यार मैं चाहता हूं ये नंबर 8 से डिविजिबल हो, तो 400 बाई की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो 440 मिनिमम बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 9। तो 440 से 449 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल होते हैं? तो एक बार 440 आई थिंक डिविजिबल होता है। 8 से डिवाइड देके देखो, 8 5 द
40, 4, 8, 5 का 40, तो 440 डिविजिबल है, तो 0 पर डिविजिबल है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? 8। सीधी बात। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे y की वैल्यू कौन कौन सी वर्क करेंगी? 0 और 8, और लास्ट 3 डिजिट नंबर लिख देना यहाँ पर, थोड़ा लास्ट 3 डिजिट नंबर। लास्ट में जो 3 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? 44y, ये है। और y मुझे कहाँ से उठाना है बच्चों? 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। अब y यहाँ से मैं क्या यहाँ पे डालू कि जिससे ये 8 से डिविजिबल हो जाए? आपको सर या तो 0 डाल दो, 440 भी डिविजिबल होता है, या फिर 8 डाल दो। बोलो यार, क्या ये तीनों पार्ट समझ में आए हैं सभी बच्चों को? बढ़िया से समझ गए? क्या बोल रहे बेटा? क्योंकि हमें 8 की टेबल पढ़नी ना बेटा। जैसे 440 अगर डिविजिबल है, 8 इंटू 55 है, तो 448 क्या होगा? 8 इंटू 56, 8 का डिफरेंस होगा ना। जैसे 12 4 से डिविजिबल होता है, 12 के बाद अगला कौन सा नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा? कैसे निकाला? अबे 4 ऐड कर दिया। तो ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो जस्ट अगला नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा, कैसे निकालोगे? 8 प्लस कर देंगे। चलें आगे। चलिए भाई, कुछ और प्यारी प्यारी बातें, और सब कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोग। एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा था क्या? लिख डालो यार। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, कैसे निकालते थे? दोनों के फैक्टर कर लेते थे और कॉमन फैक्टर देखते थे। हाँ, हाईएस्ट नहीं, मिनिमम। एलसीएम में हायर पावर ली जाती, मैक्सिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं, है ना। अच्छा, एल एचसीएफ को हम लोग कभी कभी जीसीडी भी बोला करते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये दोनों टर्म्स कैसे, एचसीएफ और जीसीडी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्या है? एचसीएफ हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम बात नंबर्स पर कर रहे हैं, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल देते थे ना, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, एचसीएफ बताओ। तो जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाते हैं तो हम टर्म जनरली क्या यूज करते हैं? एचसीएफ। लेकिन जब हम नंबर देंगे आपको, तो हम क्या टर्म यूज करने लगेंगे? जीसीडी। क्या यूज करेंगे? जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों क्या दो अलग अलग हैं, या फिर भाई भाई हैं? भाई भाई, और ये ट्विंस है मेरे भाई, एक जैसे हैं बिल्कुल। समझ गए क्या? लिख डालो। एचसीएफ की डेफिनेशन लिख डालो। एचसीएफ इज highest common factor. HCF is highest common factor between HCF is highest common factor between any two or more numbers. जरूरी नहीं दो ही नंबर का निकाले, हम 3 नंबर का भी निकाला होगा, तो लोगों ने पढ़ा भी होगा। 4 नंबर का भी एचसीएफ निकालते हैं, और ये जरूरी नहीं नंबर का निकाले, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी निकाल सकते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, HCF is highest common factor between any two or more numbers और algebraic expression। HCF हम दोनों में निकालते हैं, लेकिन GCD की बात हम केवल तभी करते हैं जब बात नंबर्स पर की जा रही, जब गेम्स किसके बीच खेला जा रहा हो, नंबर्स के बीच खेला जा रहा हो, तब हम सिर्फ बात किसकी करते हैं? GCD। लाइन चेंज करके लिखे, when dealing with numbers only, then it is also called GCD. When dealing with numbers only, then it is also called
GCD दोनों एक ही बात है यार, ये बोले या ये बोले एक ही बात है। तो ये तो भाई HCF हो गया। LCM क्या होता है? हाँ लिख दीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट एंड लोएस्ट बोथ हैव द सेम मीनिंग। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो भाई, ठीक है ना? ये सब कुछ 9-10 में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। एक और रिजल्ट भी इसमें बड़ा प्यारा सा होता था, कुछ याद आ? देख रहे हो, बोलने से पहले ही बच्चों को मैसेज मिलता सर अब बोलेंगे क्या। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू, लिख डालो यार, फॉर टू नंबर्स, फॉर टू नंबर्स HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक्सप्रेशन के लिए भी होल्ड करता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलो भाई बच्चों, ठीक है ना? अच्छा, बेसिक सिंपल एलसीएम तो तुम निकालना जानते हो, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शंस का एलसीएम तुमसे निकलवाऊं, अगर मैं फ्रैक्शंस का एलसीएम निकलवाऊं तब तुम क्या बोलोगे? अच्छा ये बात, एलसीएम ऑफ A बाई B, C बाई D, E बाई F कुछ कुछ होता है, बताओ क्या होता है? इन फ्रैक्शंस का अगर हमें एलसीएम लेना हो तो हम क्या करते थे? ऊपर वाले, हाँ 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 बोलिए। बिल्कुल सही कहा है बच्ची ने, इसका कि सर जो न्यूमरेटर्स है इनका एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर्स है उनका, ऐसे ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। एक दो बार मन में गुनगुना लिया करो, एलसीएम ऑफ ए सी ई नीचे एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ये काम में आएगा जब कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इनका यूज होगा। चले आगे, इसका यूज होगा, लिख ये वाला भी लो, इसका यूज दिखता नहीं है ज्यादा। एचसीएफ ऑफ, जैसे कोई दो फ्रैक्शन दे रखी, इनका एचसीएफ निकालना हो तो जो निकालना है उसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं, जो नहीं निकालना उसको डिनोमिनेटर। जैसे इसमें एलसीएम निकालना था तो ऊपर क्या लिया? एलसीएम। ऊपर एलसीएम तो नीचे, इसमें लेना क्या है? एचसीएफ, तो ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? लिख डालो यार, ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। थोड़ा फास्ट, किसी के लिए कितने भी हो, रूल तो कॉमन होता है। जैसे मैंने 3 के लिए कहा, 3 के लिए नहीं, मतलब कितने भी हो, समझ गए ना? तो जनरल रूल है। करें भाई, थोड़े से दे तुमको टेंशन, लिखो यार, फाइंड एलसीएम ऑफ 5/16, 15/24, 25/8। 75/8 बच्चे बोले। अब देखो इनका मैं लेके आ रहा हूं एलसीएम,
तो रूल क्या है, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, एक दो बार लिखोगे तो रूल भी याद हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 5, 15, 25 नीचे एचसीएफ ऑफ 16। ठीक है बच्चों। अब यार एलसीएम चाहिए तो सबसे बड़ा नंबर 25 है, 25 की टेबल पढ़ो और ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से भी डिविजिबल हो। 25 टू जा 50 नहीं यार, 75 सभी से डिविजिबल है, इससे भी है, इससे भी है, और तो एलसीएम तो 75 में लिख दूंगा। बोलो यार सही है क्या? अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना तो जो सबसे छोटा नंबर हो ना उससे पहले डिवाइड देके चेक कर लो। क्या 8 इसको डिवाइड करता है? 8 इसको डिवाइड करता है, 8 खुद को भी डिवाइड करता है, तो 8 कॉमन फैक्टर हो गया, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। बोलो भाई 75/8। 2 पाई 2 पाई 2 पाई एलसीएम ऑफ ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, कुछ ऐसा यार। ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, पाई और 2 पाई का एलसीएम, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे भाई कॉमन होगा ही नहीं यार, क्योंकि ये तो रिलेटिवली प्राइम है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर 2 पाई। ऊपर आ गया बच्चों, हेडिंग लॉ ऑफ इंडिसेस। ये सारे लॉ से भी आप यूज टू हैं। पहला, a to the power m into a to the power n। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सुन लो यार, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? a टू द पावर, पहला रूल। दूसरा, a पावर m अपॉन a पावर n, तो भाई साहब इसको जब ऊपर ले जाएंगे a पावर m माइनस n। थर्ड, a पावर m पावर n, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, mn, a पावर mn। बोलो बच्चों। अच्छा, कहीं पर अगर ये दिख जाए भाई साहब a टू दी पावर 0, तो ये वैल्यू कितनी होती है? लेकिन एक केस में होती है जब a 0 ना हो। हेलो, ये बोलना पड़ेगा, है ना? नहीं तो 0 की पावर 0, ये क्या होता है? इनडिटर्मिनेट, जैसे 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, ये सारे क्या नॉट डिफाइंड होते हैं। समझ गए? आगे बढ़े। अच्छा, कहीं पर ये लिखा हुआ है a की पावर p/q, a की पावर, तो एक बात बताओ, क्या यार थोड़ी देर के मैं इसको ऐसे लिख लूं, इफ यू डोंट माइंड, a पावर p अलग कर लिया, 1/q अलग कर लिया, है ना? अच्छा, ये शायद समझते हो, 5 की पावर 1/3 को मैं कुछ अगर ऐसे लिखूं, चलेगा ना? पक्की बात। तो 1/q मतलब ये सर्ड है जिसका ऑर्डर q है, qth ऑर्डर की सर्ड, यानी qth रूट ऑफ a टू दी पावर p। बोलो बच्चों, ऐसे लिखते ना, इसके ऊपर q बना देते थे। नोट कर लो। आई थिंक जानते हैं सारी चीजें हो, शायद ही कोई ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ जो नई दिख रही होंगी, सारी चीजें पहले से ही। अच्छा, कहीं पर ऐसा सीन दिख जाए यार, a इंटू बी की पावर n, तो ये डिस्ट्रीब्यूट a पावर n इंटू बी पावर n, लिख डालो a पावर n इंटू बी पावर n। अच्छा, इन केस अगर मान लो कुछ ऐसा दिख गया a की पावर -m,
ऊपर माइनस है तो नीचे कैसा हो जाएगा, नीचे कैसा हो जाएगा, पक्की बात। अच्छा ये क्लियर यार, यहाँ पे लिख देना चाहिए कि एक कुछ भी हो लेकिन क्या ना हो, अबे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना है थोड़ी सी। हो गया नोट सभी का, आ जाओ भाई लिखो। मल्टीप्लाई टुगेदर स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 5, मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आएगा, कॉमा ए की पावर 3/4 कॉमा फोर्थ रूट ऑफ ए की पावर -5 एंड 1/a की पावर -3, इनका मल्टीप्लाई करना है। बताओ भाई ए की कौन सी पावर आएगी। ए की पावर 15/4, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। केवल 5 आ रहा है, तो देखो प्रोडक्ट, एक सेकंड, पहला टर्म बताओ क्या बनेगा, ए पावर 5 है और स्क्वायर रूट है, तो पावर 1/2 हो जाएगी ना यार। बोलो ऐसे लिख लूं बच्चों, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ए की पावर 3/4, है ना। अब ये बताओ, ये पावर 1/4 करेंगे, -5 पहले से 1/4 और करेंगे, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, ए की पावर माइनस, पक्की बात। अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर ले जाते हैं, इंटू ए क्यू, चेक करना यार, सही लिखा। अब इन सभी का बेस देखो सेम दिख रहा है ए, तो जब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो इन सभी को ऐड कर लो, ए की पावर 5/2 प्लस 3/4 -5/4 प्लस 3, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम आया, 2 टू द 4 10 प्लस 3 -5, 4 3 जा 12, तो ये कितना आएगा, 10 और 3 13 12 25, 20 ए की पावर 5 दिख रहा है यार मेरे को तो ये, और कोई बोल भी रहा था बच्चा ए पावर 5 आ रहा है, देख लो एक बार। बोलिए बच्चों सही है क्या। अच्छा ये भी देख लेते हैं यार, अब एक ये जो पावर, ये ए की भी पावर बनेगी और ये, तो ए की पावर 8 की पावर -3/4 इंटू, अच्छा पावर पे पावर होती तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 6, ए की पावर, अच्छा 5/3 इंटू 3, ये 3 से चेक करो ये आंसर निकाला है क्या। बस हो गया, क्या बोल रहे हैं, और क्या करेंगे, हो गया सिंपलीफाई भाई, ए अलग है बी अलग है, अब ये तो क्लब हो गई नहीं आपस में, अब अगर ए होता ये तो ऐड हो जाता, बेस डिफरेंट है ना बेटा। चले भाई आगे, चलिए भाई बात नहीं,
अब एक दो क्वेश्चन जरा होमवर्क लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, क्यूब रूट है ये। एक स्क्वायर रूट है, एक क्यूब रूट है, इसका इसमें डिवाइड देना है और दूसरा प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, थोड़ा फैक्टर वेक्टर के फॉर्मूले अगर पता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, एक बार जल्दी से मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। देन छूट जाती है पक्का, राइट टाइम रहती है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा हाँ, तो मॉड्यूल दे दो, मैं उस पर टिक लगा देता हूँ, कौन से फैक्टर वाले फॉर्मूले आप लोग को। मॉड्यूल सबको मिल गए हैं ये वाले? मॉड्यूल नंबर 1 वाला टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ तक का हो गया। अगला लेक्चर अपना फैक्टर्स पर होगा, है ना? तो आई थिंक सिंपल सिंपल फैक्टर तो याद ही है सारे बच्चों को। ये देखो, ये सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ये जो लिखा हुआ है ना, पेज नंबर कौन सा, 2, ये पूरा पढ़ना है आपको। ये याद ही है ना यार, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर। मैं इतने प्यार से लिखा रहा हूँ, इतने भी छोटे नहीं हो तुम लोग जितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलो, बड़े हो यार, है ना? ये लिखा दूंगा कल मैं सारे, लेकिन तुम लोग एक बार इसको देख के आओगे। तो मैं इस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दूं, इसी फैक्टर्स पर दे दे, 2-3 लिखा देते हैं प्रॉब्लम, 2-3 लिखे। फाइंड, बात नहीं, फाइंड अ नेचुरल नंबर n, find a natural number n such that टू की पावर 8 प्लस 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए नंबर क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a b c are positive constants, positive constant,
देन सॉल्व द इक्वेशन x माइनस a माइनस b बाई c, x माइनस b माइनस c बाई a, x माइनस c माइनस a। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। 4 हो गए क्या? बस 4 ही दें? पक्का? चलो ठीक, बाकी कल देते हैं। तो आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया एक बार पढ़ोगे, प्रूफ जो कराया नहीं समझ में टेंशन मत लेना, क्योंकि वो सब आगे भी कई बार हम बताएंगे, प्रूफ सब समझ जाओगे। ठीक है ना? कल शायद मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था बिकॉज मेरे को यार एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली आज मैं अवेलेबल रहूंगा। आप लोग को जो भी डिस्कस करना हो, इन केस कोई डाउट हो तो 6:30 पे आ जाना टाइम से, ठीक है ना? यहाँ पर ही आ जाना। यहाँ पर ही आते हो ना तुम लोग? यहाँ पर ही आ जाना, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली कई बार ऐसा होता ना कि मेरे पास फोन ऊपर से भी आते रहते हैं कि सर इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। कल ऐसा हो गया था, आज आ जाऊंगा, ठीक है ना? चला जाए बच्चों? ओके। एक मिनट बेटा। कहाँ से आए थे?